ठीक है, तो कल की क्लास में जो कुछ भी लिखा था उसी के आगे आज टॉपिक कंप्लीट करना था। तो आपने शायद लिख लिया था श्यानता के कारण। तो श्यानता क्या हुआ करती थी याद है? श्यानता वही गुण था जिसके कारण अगर हम मान लीजिए किसी द्रव को घुमा के छोड़ दे तो धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, रुक जाएगा। ये गुण श्यानता के कारण ही आता है। तो अब आगे लिखिएगा, उसी के आगे जहां तक लिखे थे उसी के आगे हेडिंग डालिएगा, वेग प्रवणता। तेजी के साथ लिखिएगा, वेग प्रवणता हेडिंग है, वेग प्रवणता। और लिखिएगा, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल के प्रवाह के लंबवत, तरल की किन्हीं दो परतों के बीच तरल के प्रवाह के लंबवत तरल के प्रवाह के लंबवत, तरल के प्रवाह के लंबवत दिशा में दूरी के साथ, लंबवत दिशा में दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ वेग के मान में परिवर्तन की दर को उन परतों के बीच, परिवर्तन की दर को उन परतों के बीच वेग प्रवणता कहते हैं। परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए कि परत दर परत ऐसे द्रव का प्रवाह हो रहा था, ठीक है ना, ऐसे कई सारी लेयर्स में द्रव प्रवाहित हो रहा था, ठीक है, ऐसे परत दर परत ऐसे द्रव बह रहा था और हमें ये बताना था कि वेग प्रवणता का मान क्या होगा। समझिएगा, जैसे अगर मैं कह दूं कि इस परत पे वेग का मान मान लो यहां पर v है तो यहां पर होगा v प्लस dv। इससे थोड़ा ज्यादा मैंने बताया था कि नीचे आने पे धीरे 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 यहां पर वेग लगभग क्या हो जाता है, 16। और ये दोनों परतों के बीच की जो दूरी है, लंबवत दूरी, वो dz है। तो लंबवत दूरी तय करने पे हर एक परत के वेग में क्या होता है, परिवर्तन। तो हमें लिखना है यहां पर वेग प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है, आप जानते हैं ना, ढाल होता है। ढाल का मतलब कि वेग का कम होना या वेग का परिवर्तित होना लंबवत दूरी के साथ। तो यहां पर हम लिखेंगे जब वेग प्रवणता बराबर, तो आपने बताया वेग में परिवर्तन और बटे लंबवत दूरी जितना है उन परतों के बीच की दूरी। तो वेग प्रवणता जब आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे dv अपान dz। ये हो गया वेग प्रवणता का मान। अब अगर इसका आपको मात्रक लिखना है, वेग प्रवणता का मात्रक, तो आप बताइएगा। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट गया और मात्रक मिलेगा प्रति सेकंड। इसकी अगर आप बीमा लिखेंगे तो वो मिलेगी t-1। और इसी प्रकार ये जान लीजिएगा कि ये एक कैसी राशि है, सदिश। तो वेग प्रवणता एक सदिश राशि है जिसका मात्रक प्रति सेकंड होता है, बीमा t-1 होती है और फार्मूला वेग प्रवणता बराबर dv अपान dz। ये दूरी मैंने dz ली है, आप dx ले लीजिए, यहाँ dx लिख देंगे। आप यल ले लीजिए, यहाँ यल लिख देंगे। बात समझ आ रहा है ना? बनाइए फटाक से इसको। लिख लिया?
लिख लिया? तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ सामान्य सी बातें और हैं। हेडिंग डालिएगा श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक क्या है लिखिएगा, अनेक प्रयोगों के आधार पर, अनेक प्रयोगों के आधार पर न्यूटन ने पाया कि, अनेक प्रयोगों के आधार पर न्यूटन ने पाया कि, न्यूटन ने पाया कि किसी तरल की दो परतों के बीच, किसी तरल की दो परतों के बीच कार्यरत, किन्हीं दो परतों के बीच कार्यरत श्यान बल, किन्हीं दो परतों के बीच कार्यरत श्यान बल, डैश कर दीजिएगा और अब लिखिएगा डैश करके पहला पॉइंट। न्यूटन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कई परतों के मध्य जो कार्य करने वाला श्यान बल होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। श्यान बल कौन सा बल था, याद है ना? जो द्रवों के मध्य होने वाले सापेक्षिक गति का क्या करता था, विरोध करता था। तो जो बल लगा करता था उसे श्यान बल कहते थे और इस गुण को हम क्या कहते थे, श्यानता। कल मैंने पढ़ाया था, कल जाते जाते आपने यही लिखा था। तो आज आपने बताया श्यानता गुणांक। तो आपने बताया बहुत सारे प्रयोग किया न्यूटन ने और उन्होंने बताया कि जो श्यान बल होता है इन दो परतों के मध्य कार्य करने वाला वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। उसमें आपने पहला पॉइंट क्या लिखा है लिखिएगा, परतों के संपर्क क्षेत्रफल के, पहले पॉइंट में परतों के संपर्क, परतों के संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। 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 तो जो घर्षण बल, जो श्यान बल है वो संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यानी श्यान बल का मान उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उनका संपर्क क्षेत्रफल होगा, यानी या प्रोपोर्शनल टू ए। समीकरण नंबर 1 भाई से लिखना है साथ साथ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, परतों के बीच, परतों के बीच वेग प्रवणता के, परतों के बीच वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। परतों के बीच वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। परतों के बीच वेग प्रवणता के क्या होता है, समानुपाती होता है। परतों के बीच वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू dV अपॉन dz है। ये हमारे पास रहा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब अगर मैं यहां पर समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से देखना चाहूं तो हमें क्या मिलेगा, समझिएगा। हमने कहा समीकरण नंबर 1 व 2 से तो F प्रोपोर्शनल टू मिलेगा A dV अपॉन dz। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, नियतांक। तो हमने एक नियतांक लगाया जिसका नाम है ईटा, ये, और आगे हम माइनस लगा देते हैं इसलिए क्योंकि ये हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। जैसे कि ये गति को कम करता है ना, जैसे घर्षण बल हमेशा अपोज में लगता था। ईटा ए, सवाल करते हो कभी भी आगे माइनस नहीं लगाएंगे, वहां हम मॉड लेंगे, यानी अब बराबर हो, जब सवाल करेंगे तो लिखेंगे ईटा ए और dV अपॉन dz। और ईटा को हम बोलते हैं, ईटा को श्यानता गुणांक बोलते हैं। हाँ, तो ईटा को हम क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक। किसी ने कहा श्यानता बल, श्यानता बल नहीं, श्यानता गुणांक बोलते हैं। बात समझ में आ रहा?
तो ये हो गया श्यानता गुणांक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि श्यानता गुणांक है क्या, श्यानता गुणांक को आप हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप एक काम करिए, अगर मैं कहूं कि ए बराबर आप 1 ले लीजिए और वेग प्रवणता dv अपान dz का मान भी 1 ले लीजिए, यहां सारा मान रखेंगे एफ बराबर, तो आपको क्या मिलेगा, ईटा। यानी एकांक संपर्क क्षेत्रफल पे जहां वेग प्रवणता का मान एकांक हो, है ना, तो उसके लिए सतह के मध्य कार्य करने वाला श्यान बल ही श्यानता गुणांक कहलाता है, या श्यानता गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, एकांक वेग प्रवणता वाले व एकांक क्षेत्रफल वाले, ठीक है ना, द्रव के लिए कार्यरत श्यान बल का मान ही श्यानता गुणांक के बराबर होता है। आप इसी में से बना के ऐसे लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना, ना रॉकेट साइंस लगाना है इसमें, बस हमें ये मालूम चला कि यह बराबर ईटा हम यहां लिख सकते हैं ऐसे। इसको लिखिए तो मैं हिंदी इसकी बोल देता हूं अलग तरीके से, बोले बताइएगा। लिख लिया? सुबह आने में दिक्कत तो नहीं होती आप लोग को? ठंडा तो नहीं लगता? चलिए तो सही है, ठंडा नहीं लगता तो लगना भी नहीं चाहिए। नहा के तो आते नहीं होंगे आप लोग वैसे, है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो आपने या बराबर आपने लिख लिया ईटा, आगे लिख लीजिएगा अतः, अतः बोले अतः किसी तरल के श्यानता गुणांक का आंकिक मान, किसी तरल के श्यानता गुणांक का आंकिक मान तरल की एकांक क्षेत्रफल वाली, तरल की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच, तरल की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्यरत श्यान बल के मान के, कार्यरत श्यान बल के मान के बराबर होता है, श्यान बल के बराबर होता है, जबकि परतों के बीच, जबकि परतों के बीच, जबकि परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो, जबकि परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो। ठीक है, तो परतों के बीच वेग प्रवणता का मान एकांक हो, क्षेत्रफल का मान एकांक है, तो जो बल लगेगा श्यान बल वही क्या कहलाएगा, श्यानता गुणांक। चलिए ये सामान्य सी बात थी, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी कि श्यानता गुणांक का मान क्या है। समझ आ गया ना? ठीक है, हमें इसका मात्रक और अगर द्विमीय सूत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए समझ लेते हैं। यह बराबर ईटा ए डीवी अपान क्या लिखा है, डीजेड। ठीक है, ये श्यान बल का फार्मूला है, याद रखिएगा, इसको काम का है। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या था थोड़ा बताइएगा हमें, चलिए बताइए फार्मूला बताइए। यह बराबर क्या लिखा है, यह बराबर ईटा ए डीवी अपान डीजेड, यानी मैं कह सकता था ईटा बराबर एफ अपान ए और डीवी और अपान क्या लिखा है, डीजेड। ठीक है, अब अगर मैं एफ का मान मात्रक लिखना चाहूं तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। पढ़ा है ना? न्यूटन लिखने से अच्छा लिख देता हूं, न्यूटन, न्यूटन अच्छा लिख दो, न्यूटन का है बर, न्यूटन का आसान कर रखा है। और बटे एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक अभी बताया था आपने प्रति सेकेंड, बताया था ना, यानी बटे सेकेंड अगर रहेगा, यानी सेकेंड इनवर्स रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंड।
इसका मात्रक मिला न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था। कैसे? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या बच्चा? न्यूटन, न्यूटन को मैं लिख सकता था किलोग्राम इंटू मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इंटू सेकेंड और अपान मीटर स्क्वायर। तो एक सेकेंड से एक सेकेंड और एक मीटर से एक मीटर कट गया, और तुम्हें मिला मात्रक यहाँ पे किलोग्राम और बटे मीटर इंटू सेकेंड। ये मात्रक मिला मुझको किसका? श्यानता गुणांक का। तो श्यानता गुणांक का अगर कोई मात्रक पूछे तो आप बता सकते हैं ना, क्या बताएंगे? अच्छा इसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, आप बताएंगे किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकेंड। अरे बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया? इसको जानते हो ना लोग, शॉर्टकट में कह सकते हैं पोआइजली। क्या बोलते हैं? पोआइजली। तो शॉर्टकट में इसका अन्य मात्रक क्या मिला? पोआइजली। तो पोआइजली क्या है पहले बताइएगा, ये आपके समझ में आया या नहीं आया? इसका सीजीएस एक मात्रक जानते हैं ना क्या होता है? एक अन्य मात्रक है पोआइज। इसका एक अन्य मात्रक है पोआइज, याद रखना, कई बार वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप देख के परेशान मत होइएगा। कौन सा मात्रक? पोआइज। तो इसका एक अन्य मात्रक पोआइज है, और मैं पोआइज में क्या लिख सकता हूं? एक पोआइजली। एक पोआइजली बराबर अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं 10 पोआइज। 10 पोआइज। तो एक पोआइजली बराबर आप 10 पोआइज लिखेंगे, ठीक है? तो इसका एक अन्य मात्रक पोआइज मिला, और एक पोआइजली बराबर 10 पोआइज। अब आगे सुनिएगा, अगर आप इसकी बीमा लिखना चाहें तो बीमा कैसे लिखेंगे? किलोग्राम की बीमा आप क्या लिखते हैं? एम। मीटर है यानी यल, ऊपर गया, यल -1। सेकेंड है, ऊपर गया, T-1। तो ओवरऑल बीमा मिली ml -1 T-1। बना लीजिएगा, ये हो गया आपका मात्रक वात्रक, ठीक है? लिख डाला? लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालेंगे आप? ऐसे ही लिख लीजिएगा, स्टार बना के। मैं श्यानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। स्टार बनाइए, लिखिएगा श्यानता गुणांक का मान, लिखते जाइएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका मान आप कुछ कैसे परिवर्तित होता है लिख लीजिएगा। श्यानता गुणांक का मान तरल पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। श्यानता गुणांक का मान तरल पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तरल पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। लिखा? यह सतहों के क्षेत्रफल व
यह सतहों के क्षेत्रफल व उनके बीच वेग प्रवणता पर निर्भर नहीं करता। यह सतहों के क्षेत्रफल व उनके बीच वेग प्रवणता पर निर्भर नहीं करता। तो सतह के क्षेत्रफल और वेग प्रवणता पर भी यह निर्भर नहीं करता। आगे लिखिएगा अगला स्टार, लिखिए गैसों की तुलना में द्रवों की श्यानता गैसों की तुलना में द्रवों की श्यानता बहुत अधिक होती है। ठीक, और वैसे भी जान लीजिए श्यानता जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ज्यादा श्यान होगा। कल आपने एग्जाम्पल में समझ लिया था शहद और पानी में, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो गैस होती होगी वो तो बहुत कम श्यान होती है द्रवों की तुलना में। द्रव तो ज्यादा गाढ़े होते हैं, अब गैस कहां उतना वो होगी, तो गैसों की तुलना में द्रवों की श्यानता बहुत ज्यादा होती है। अगला लिखिएगा ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। जैसे कोई गाढ़ी चीज हो, गरमा दो तो उसको चलाने में आसानी हो जाएगी आपको। जैसे एग्जाम्पल में सीढ़ा कभी देखा है? सीढ़ा, अगर सीढ़ा जानते हैं ना, ठंडा रहे और गर्म रहे, उसे चलाना या ऐसे कब आसान रहेगा? जब गर्म रहेगा ना। आप सबके यहाँ तो कुछ ना कुछ बनता ही होगा ऐसा जिसमें सीढ़े का इस्तेमाल होता होगा। तो जब गर्म रहता है तो एकदम पानी टाइप का रहता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है देखो एकदम जाम हो जाता है। तो इसका मतलब आपने ये समझा कि ताप बढ़ाने पर द्रवों की जो श्यानता होती है वो घटती है, गाढ़ापन घट जाता है ना, और गैसों की बढ़ जाती है, जबकि गैसों की बढ़ती है, जबकि गैसों की बढ़ती है। तो द्रवों की श्यानता घट जाती है जबकि गैसों की बढ़ती है। ठीक है, घनत्व का मतलब आपने बताया था सघनता, उसके एटम कितने पास पास है। तो व्यवहारिक बात है, अगर घनत्व बढ़ेगा एटम की सघनता बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी एटम्स की वहां पे, तो सामान्य बात है उसके लिए श्यानता का मान भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। तो लिखिएगा घनत्व बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। घनत्व बढ़ने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है, जबकि गैसों की श्यानता घटती है। जबकि गैसों की घटती है। अगला बोले दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घटती है। दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घटती है, जबकि तो जल एक ऐसा आइटम है जिसके अगर दाब बढ़ाएंगे तो श्यानता घट जाएगी, लेकिन बाकी चीजें ऐसी हैं जिनका अगर दाब बढ़ाएंगे तो उनकी श्यानता बढ़ जाती है। तो आपने लिखा दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घटती है, जबकि अन्य तरलों की श्यानता बढ़ती है। जबकि अन्य तरलों की श्यानता बढ़ती है। ठीक है, और आगे लिख लीजिएगा उसी में गैसों की श्यानता दाब द्वारा अपरिवर्तित रहती है। गैसों की श्यानता दाब द्वारा लगभग अपरिवर्तित रहती है। गैसों की श्यानता दाब द्वारा लगभग अपरिवर्तित रहती है। आज आप लोगों ने फैक्चुअल जानकारी ज्यादा लिख लिया है ना, पॉइंटर वाली बात है, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है तो है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे खड़े होकर आपको बता देता, ठीक है ना, कि जो गैस होती है इनमें अगर दाब बढ़ाएं या घटाएं तो श्यानता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी के लिए दाब बढ़ाएंगे तो श्यानता का मान घट जाता है, जबकि पानी के अलावा किसी अन्य द्रव के लिए दाब का मान बढ़ाएं तो श्यानता का मान बढ़ जाता है। अभी तो आपके समझ में आ जाता, लेकिन 4 दिन बाद आप खट्ट से भूल जाते।
तो इसलिए इसका लिखना जरूरी था। थोड़ा लिखने वाली बातें ऐसी होती हैं कि आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है यार भाई मान लिखाए पड़े हैं, है कि नहीं, तो ना लिखाएं। नहीं, अच्छा लिखाएं, चलिए भाई अब लिखा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा है तो मानना पड़ेगा ना, मैं लिखाता ना मैं। तो आप सभी लोगों ने ये लिख लिया कि श्यानता, श्यानता क्या है, श्यानता गुणांक क्या है, इसका मात्रा क्या है। ये चीजें कठिन तो नहीं लग रही है ना? आज हम लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कवर करके इसे खत्म कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे सब के लिए। अब एक छोटी सी बात क्या है कि आपने सुना होगा घर्षण बल, सुना है ना? और दूसरा अगर आपने सुना है तो श्यानता सुना है या श्यान बल सुना है। घर्षण बल और श्यान बल में कुछ समानता है और कुछ असमानता है, दोनों वैसे नहीं लगते। घर्षण बल में क्या था कि अगर कोई वस्तु किसी सतह पर गतिशील होती थी तो उसमें घर्षण बल कार्य करता था, जो उसके सापेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध। वैसे ही अगर देखा जाए श्यान बल, जब द्रव बहता है तो द्रव की परतों के मध्य सापेक्षिक गति का क्या होता है, विरोध। तो दोनों एक जैसे मिलते हैं, इसका मतलब दोनों में कुछ न कुछ समानता है, दोनों गतियों का विरोध करते हैं सापेक्षिक गति का। जिस प्रकार इनमें समानता है उस प्रकार इनमें विभिन्नताएं भी होंगी। तो नीचे लिखिएगा हेडिंग, बोले लिखिए ठोस घर्षण बल तथा ठोस घर्षण बल तथा ठोस घर्षण बल तथा श्यान बल की तुलना, ठोस घर्षण बल तथा श्यान बल की तुलना। लिख लिया? ठोस घर्षण बल तथा श्यान बल की तुलना, लिख लिया? आजकल मेरी आवाज ऐसी हो गई है जैसे जैसे परमानेंट सर्दी हुई हो ना। है कि नहीं? कल की क्लास में मैंने सुना तो मुझे लगा अरे यार बीमार हूं क्या मैं, और मुझे ही नहीं पता। आवाज मैंने खराब कर ली है अपनी। साला क्या सोचते थे हम ना, कितना अच्छा गाना गाएंगे। अब तो आवाज की धज्जी उड़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे दम लगा के बोलना पड़ रहा है। बोलने भी दम लगता है क्या? हाँ नहीं? अच्छा लगता होगा तभी तुम लोग नहीं बोलते हो, कुछ पूछते हैं तो आराम से सांस डकार खींच के बैठ जाते हो, हाथ तेरी की बोल अब तो ना। चलिए कोई बात नहीं, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? लग तो इसे ही रहा है, तो लग रहा है कि इंतजार में है कि भाई आज मजा नहीं आ रही पढ़ने में। सही बता तो मुझे भी नहीं आ रही है पढ़ाने में। नींद लग रही है क्या इसलिए ना? नहीं यार नींद नहीं लग रही है, भारत सरकार से परेशान है। चलिए पर कोई बात नहीं है, बताएंगे नहीं किस लिए परेशान है। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं ना, तो परेशानी बता नहीं सकते अपनी। साला ऐसा दर्द है जो आप न छिपा सकते हैं, न दिखा सकते हैं, न बता सकते हैं, पर ये दर्द है। चलिए आइए समझते हैं। दर्द इस बात का नहीं है कि परेशान क्यों है, परेशान इसलिए है कि अब आपको हम बता रहे हैं छोटी सी बात कि इस दुनिया में अगर किसी को फर्क नहीं है ना तो वो तुमसे फर्क नहीं है। भारत जैसा देश पीछे होने के पीछे कारण क्या है बताइए आप? भारत तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं कि पीछे है, लेकिन हम अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है मालूम है? क्योंकि यहां पर जो पढ़ाई है ना, जो शिक्षा है, उसे सेकेंडरी व्यवस्था मान ली गई है। मतलब दुनिया का हर काम जो है वो प्राइमरी है और पढ़ाई कैसा काम है, सेकेंडरी। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ता है तो आपकी प्रायोरिटी वो होती है। आपके घर में अगर आप कहीं नाम लिखाने जाएंगे, कोचिंग पढ़ेंगे, तो फीस जमा करना सेकेंडरी है। आपके घर का काम करना, जो बाकी का काम है, वो प्रायोरिटी है। 99% लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए फीस आखिरी में देना पसंद करते हैं, पहले बाकी काम कर लेंगे घर का। यानी उनकी वरीयता ही सेकेंडरी है। सरकारों को कोई काम करवाना होता है, उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी अपना काम है। बच्चों की पढ़ाई उनके लिए सेकेंडरी है ना? मतलब आप सोचिए, पहले दुनिया को बदलने का काम कौन करेगा? बच्चे। सब कहते हैं कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो शिक्षित समाज एक अच्छे देश का निर्माण करेगा, एक धनी देश का निर्माण करेगा, एक गरीब देश नहीं होगा। यानी शिक्षा में वो पावर है कि आपको हर एक चीज दे सकती है। आप दुनिया के सबसे विकसित देश बन सकते हैं सिर्फ शिक्षा के दम पे। हमारे नागरिक अगर अच्छे होंगे तो देश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अच्छा। लेकिन अगर अच्छे कब होंगे? जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे।
और आप सोचिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि इसको सरकार ने लत मार दिया है। ध्यान दे रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि उन्हें ये लगता है कि जैसे उनको प्रियोरिटी क्या है, बैंक में किसी को पैसा निकालना है, वो एक काम आदमी कर सकता है, दो काम कर सकता है। हर एक ऑफिस एक दो आदमी चला सकता है, पर स्कूल एक दो आदमी नहीं चला सकता। 1 महीने बाद 2 महीने बाद यूपी बोर्ड का पेपर है, और आपको मजेदार बात पता है, हर स्कूल के 10 से 15-20 टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई होगी किसी अन्य जगहों पे। अगर शुरुआत से लेकर अब तक देखा जाए तो जितने टीचर होंगे वो 1.5 2 महीने जो शहरों में टीचर हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो सिर्फ ड्यूटी कर दे रहे हैं। 10 दिन ड्यूटी तुम्हारी कहीं और लग गई, 5 दिन कहीं और लग गई, 10 दिन कहीं और लग गई, इतनी क्लास छूट जाएंगी। और विज्ञान और मैथ जैसे विषय जिनको प्रॉपर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाना होगा, अगर उसका टीचर फंस गया या कोई भी टीचर फंस गया किसी विषय का, तो आपको क्या लगता है? बच्चा तो गया काम से। एक छोटी सी मजबूरी में कि चलो वो काम जरूरी था जो करवा रही होगी, पर वो काम कोई और भी कर सकता था। भारत में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है, न भारत सरकार के पास पैसे की कमी है, लेकिन भारत सरकार ने वो उदासीनता दिखा दी कि बच्चों का बोर्ड का पेपर है, कोई बात नहीं, छूट जाएगा, पर यह काम जरूरी है। तो जहां आपका भविष्य ऐसे दांव पे लगा हो, फिर वहां कहना ही क्या। तो दुख इस बात का है कि किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि हाई स्कूल के बच्चे, सरकारी विद्यालयों में पढ़ता कौन है? गरीब घर के बच्चे, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो किसी अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा सकें। और वहां पढ़ाने वाला टीचर प्राइवेट स्कूल से 10 गुना ज्यादा सैलरी पा रहा है और 10 गुना ज्यादा योग्य है, लेकिन फिर भी बेचारा पढ़ाने को नहीं पा रहा है। और जो बच्चा फीस नहीं जमा कर पाया वो पढ़ने को नहीं पा रहा है। और कारण क्या है कि वो 10 दिन तक, 20 दिन तक, 50 दिन तक पहली बात कॉलेज नहीं जा पा रहा है मास्टर। तो ये है आपका भविष्य ऐसे दांव पे लग गया है, और लोगों को लगता है कि भारत एक विकासशील, विकसित और पता नहीं कौन कौन सा देश बन जाएगा, सारे वैज्ञानिक पैदा हो जाएंगे पैदा उन करोड़पतियों के घर में, पैदा उन्हीं के घर में होंगे क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में। वो जो गरीब था बेचारा गरीब रह जाएगा, इसलिए रह जाएगा क्योंकि उसने गुनाह ये किया, उसने ऐसे स्कूल में नाम लिखा लिया जहां का टीचरें नहीं खाली है। और क्यों नहीं खाली है? क्योंकि उसको कोई काम है। और क्यों काम है? क्योंकि उससे भी जरूरी काम है। तो कम से कम हमें अपनी प्रियोरिटी पता होनी चाहिए कि क्या करें। तो हमारा देश पीछे इसलिए नहीं है। अब इसी क्लास में बैठे इतने लोगों में से जितने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखिए होगी क्या होता होगा। ठीक लगने भर का कोई काम पड़ जाए, मास्टर गायब हो जाता होगा, और गायब होना उसकी मजबूरी है। अगर गायब नहीं हो तो सैलरी कट जाएगी, सस्पेंड कर देंगे, करेगा क्या? तो जहां से आडा आएगा मुंह उठाएगा चला जाएगा, जहां से आडा आएगा मुंह उठाएगा चला जाएगा। इतनी क्लास तुम्हारी छूट जाएगी, तुम पढ़ोगे क्या भाई? तो ये दुखद है। दुख इस बात का नहीं कि लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी तो ज्यादा मजे में होगी, क्लास में पढ़ाना तत्परता से 10 घंटा खड़े होकर हालत खराब हो जाएगी कोई पढ़ाए तो। ये मेहनत का काम है, उससे कम मेहनत का काम बाकी काम करना है। पढ़ाना ज्यादा मेहनत का काम है तो उसको आराम है, लेकिन बात यहां आराम और मेहनत की इसकी नहीं है। बात इसकी कि आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका 2 काम 2 महीने के लिए भी मान लो ड्यूटी लग गई किसी की जिसका बोर्ड पेपर है, उसके लिए जिंदगी भर के लिए हाई स्कूल के पेपर खराब कर दिया आपने। और एक बार अगर कोई पढ़ने में कमजोर हो गया ना, उसको रिकवर करने में सालों लग जाते हैं। और आपने तो मजाक कर दिया किसी के साथ। तो किसी को ये राइट तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी एक लोग की मूर्खता किसी के परिवार को 50 साल के लिए पीछे डाल देगी। अगर तुम भिखमंगे निकल गए तो तुम्हारे आने वाली जनरेशन जानते हो ना 50 साल तक वेट करेगी। तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख लिया तब तुम गरीबी जंजाल से बाहर निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे। और अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर अगला 50 साल, क्योंकि पढ़ाई तो हमने बताया ना मजबूरी है, और हम इसलिए रहे क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं इतना दुनिया भर का व्यापार है, कर अरबपति बन जाएंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई इतना? हम बहुत आ गया पढ़ाई हमें। तो हमारे पास अपनी दरिद्रता को दूर करने का एक टूल है, वो है क्या? पढ़ाई। और अगर उसमें भी लोग लात लगा दिए तो फिर तो कहानी खत्म ही है ना। लंगी मार गिरा दिया आपको रास्ते में ही, चलो कोई बात नहीं। तो हमें समझ में आता है कि पता नहीं कैसे नीति निभाता है जिनको समझ में नहीं आता कि किसको टॉर्चर किया जाए, किसको ना किया जाए, किससे कौन सा काम लिया जाए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, पर इसीलिए हम पीछे हैं, बेसिक बात। और हम तुलना नहीं कर सकते बाकी देशों से, क्योंकि वहां पे ये पता है कि किससे कौन सा काम करवाना है और कब करवाना है। पर प्रियोरिटीज है, लोगों की प्रियोरिटीज है, क्या करोगे? तो दुनिया है चलती रहेगी। पर दुख मुझे इस बात का है कि मेरे स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो पता है पैंट गठिया के आते हैं, रस्सी से बांध के आते हैं। आप हंस रहे हैं, 70% बच्चे ऐसे आते होंगे जिनकी फीस टीचर जमा करते हैं। ठीक है ना, ठंडी आ रही, अधिकांश टीचर ऐसे होंगे जो अपने जेब के पैसे स्वेटर देंगे बच्चों को। आपको क्या लग रहा है? वो तो बच्चे हैं यार, उनके माँ बाप भी खसके हुए हैं,
क्यों खसके हुए हैं? क्योंकि वो बेचारे अगर इतने समझदार पढ़े लिखे होते तो इस हाल में ना होते वो। तो उनने तो अपनी जिंदगी का 50 साल गंवा दिया और अपनी पीढ़ी को भेज दिया किसी और के हाथों में, चलो तुम अच्छा कर दोगे, और बेचारे वो चले गए किसी और के हाथों में कि नहीं तुमको पढ़ाना ही नहीं है, तुम्हें कोई और काम करना है। काम करना चाहिए लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि 2 महीने है बोर्ड का पेपर। तो चीजें ऐसी हैं, ये अफसोसजनक है, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना किसी और। जिसके हाथ में है उसे पता ही नहीं जमीन पे क्या चल रहा है, उसे लग रहा नहीं होना चाहिए होना चाहिए, तो क्या करेंगे। तो आपके साथ बस मजाक है। हमने ये बताया कि हमारे पास घर्षण गुणांक बल में समानता, असमानता का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। समानता आपने क्या लिखा था? समानता, और क्या लिखा था? असमानता। तो समानता क्या है पहले लिखिएगा, नीचे लिखिएगा घर्षण बल के लिए जो समानताएं हैं। तुलना लिखा था ना, तो तुलना में लिखिएगा समानता, लिखिएगा, बोले लिखिए, समानता में लिखिएगा दोनों बल आणविक बल हैं, दोनों बल आणविक बल हैं, दोनों बल आणविक बल हैं जिनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, जिनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। लिख लिया? आगे, दोनों ही बल संपर्क सतह, दोनों ही बल संपर्क सतह पर उनके समांतर, संपर्क सतह पर उनके समांतर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में, समांतर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये असंरक्षी बल हैं, ये असंरक्षी बल हैं, ये असंरक्षी बल हैं। लिख लिया? कार्य करते हैं, और क्या लिखा? ये असंरक्षी बल हैं। अब हेडिंग डालिएगा विभिन्नताएं। समानता में क्या था कि दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, दोनों असंरक्षी बल हैं, दोनों ही आणविक बल हैं, ठीक है ना, जिनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। ये समानता थी। अब विभिन्नताएं लिखिएगा, तरल के दो संपर्क परतों के बीच, तरल के दो संपर्क परतों के बीच के बीच कार्यरत श्यान बल, कार्यरत श्यान बल उनके क्षेत्रफल तथा, उनके क्षेत्रफल तथा, उनके क्षेत्रफल तथा सापेक्ष वेग पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल तथा सापेक्ष वेग पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल तथा सापेक्ष वेग पर निर्भर करता है। आगे लिखिएगा, ठोस की दो संपर्क सतहों के बीच, ठोस की दो संपर्क सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल का मान, ठोस की दो संपर्क सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल का मान सामान्यतः, सामान्यतः सतहों के क्षेत्रफल तथा, सतहों के क्षेत्रफल तथा सापेक्ष वेग के मान पर निर्भर नहीं करता, सापेक्ष वेग के मान पर निर्भर नहीं करता, सापेक्ष वेग के मान पर निर्भर नहीं करता। चलिए
तो ये था श्यानता गुणांक, सॉरी श्यानता और घर्षण बल में समानता और असमानता। हेडिंग डालिएगा श्यानता के कुछ उदाहरण लिखा दे रहे हैं, एक दो ठीक जरूरी है आपके लिए, ये भी लिख लीजिएगा। बोले लिखिएगा, यदि हम क्षैतिज तल पर शहद व पानी गिरा दे तो श्यानता के कारण शहद पानी की तुलना में पहले रुक जाता है। श्यानता के कारण शहद पानी की तुलना में पहले रुक जाता है। देखो, जिसकी श्यानता ज्यादा होगी उसमें चलना हमारे लिए कठिन काम होगा। तो हवा की श्यानता कम होती है जबकि पानी की श्यानता ज्यादा होती है, इसलिए हम ज्यादा तेज कहां चल सकते हैं? हवा में। तो लिख लीजिएगा, जल की अपेक्षा वायु में अधिक तेज हम दौड़ सकते हैं। जल की अपेक्षा वायु में हम अधिक तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि जल की अपेक्षा वायु की श्यानता कम होती है। क्योंकि जल की अपेक्षा वायु की श्यानता कम होती है, बहुत कम होती है, कम नहीं बहुत कम होती है। ठीक है, लिखो, यदि किसी बीकर में रखे द्रव को घुमाकर छोड़ दिया जाए, यदि किसी बीकर में रखे द्रव को घुमाकर छोड़ दिया जाए, यदि किसी बीकर में रखे द्रव को घुमाकर छोड़ दिया जाए तो श्यानता के कारण वह शीघ्र ही ठहर जाता है। तो श्यानता के कारण वह शीघ्र ही ठहर जाता है। तो श्यानता के कारण वह शीघ्र ही ठहर जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बेसिक सी बातें हैं, इसमें अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लिखिएगा हेडिंग। बोले, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपसे ये सब कारण पूछे, जैसे एक कारण अगर आपसे पूछे कि 2 कीप हम आपको दे देते हैं, कीप जानते हैं किसे कहते हैं? कुप्पी जानती हैं? क्या होती है? हाँ, क्या करते हैं इससे? ये डालते हैं कहा? लालटेन में। लालटेन देखा है? और पहले के जमाने में लालटेन नामक एक यंत्र हुआ करता था जिससे अंधेला करते थे ना। हाँ, उजाला करते थे। लालटेन का रिश्तेदार चिमनी हुआ करती थी। देखा है चिमनी? कितने लोगों ने चिमनी इस्तेमाल किया है? क्या बात है, काफी गरीब है। चलिए, तो चिमनी अच्छी चीज है, मतलब चिमनी में पढ़ाई किया है कभी आपने? हमारे समय में जब हम हाई स्कूल में थे ना, तो चिमनी में पढ़ा करते थे। और भाई साहब, चिमनी में वो काला काला धुआं निकलता है ना कि 1 घंटा 2 घंटा जब पढ़ लिया करते थे, और पढ़ने के बाद जब ऐसे नाक में से उंगली के सफा करते थे ना, तो ये हाथ पूरा काला हो जाता था। और सच में फिर चिमनी के बाद लालटेन आई, तो घर वालों ने 1 हफ्ते बाद लालटेन रखना बंद कर दिया, क्योंकि 1 हफ्ते में 4 शीशा फूटा फटाफट। और लालटेन में एक ऐसे वाला शीशा लगता था ऊपर से, तो छुआ जाए, खाते टूट जाए। तो घर वालों का एक काम कर, तू साले नकारे हो, तुम लोग चिमनी में ही रहने लायक हो। फिर चिमनी में रहने लगे। फिर लालटेन का एक और प्रकार आया जो चारों ओर से लोहे से बंद रहती थी, फिर वो वाली लालटेन आने लगी। फिर उसमें पढ़ना चालू किया, उसका शीशा चलता था लंबा। मैं कौन सी लालटेन का याद है? पहले सिर्फ ऊपर से खुला शीशा लगता था, उसको धोने में बड़ी मजा आती थी, शीशा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने सब देखा नहीं है, तो जीवन का एक असली आनंद छोड़ दिया है। देखा है ना? अब मत पढ़िएगा लालटेन में, नहीं मर जाएंगे आप कार्बन से, क्योंकि तब के जमाने में इतना प्रदूषण नहीं था, तो हम बाहर से इतना धुआं नहीं इंटेक करते थे। अब तो इतना है कि आप पहले से ही इतना धुआं अंदर ले रहे हैं कि अब लालटेन का धुआं ले लिए ना, तो फिर कोई धुआं नहीं बचेगा फिर।
फिर फाफा वहां धुआं निकलेगा। ठीक है, इसलिए अब ये तो नहीं रह जाएगा, लेकिन बस ये कि हाँ वो था एक समय वो भी। अब के बच्चे पढ़ सकते हैं लालटेन में? जैसे लाइट कट जाए, तुम्हारे घर वाले कहते चल लालटेन में बैठ के पढ़, तब तुम क्या कहोगे? कह दो है लालटेन, लाइट, लाइट हमारे सर पे जला देना पड़े, लालटेन में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए आइए समझते हैं। तो आपने लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई एक पिंड है जो किसी स्थिर पानी में गति कर रहा है, ठीक, तो कैसे गति करेगा पहले ये समझिएगा, तो छोटी सी बात है। जैसे चले जी सर, हमारे पास यहां पर एक बर्तन है, ये एक रफ कार्य है, और इस बर्तन में हमने कोई द्रव भर के रखा है, कोई एक लिक्विड यहां पर रखा हुआ है भर के, और इसमें एक पत्थर है या कोई एक बॉल है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। जब पत्थर या बॉल को हमने इसके अंदर ड्रॉप किया, और जब ये ड्रॉप यानी जब ये पत्थर इसके अंदर जाएगा, तो देखो पहले पूरा ये पानी जो है, ये पानी क्या है? स्थिर, रुका है ना? yes, ये पानी रुका है, लेकिन जब ये गेंद नीचे जाएगी ना, तो ये क्या करेगी? पानी को चीरते फाड़ते जाएगी, हमें पानी को हटाते हुए तभी जाएगी ना। yes, और गेंद के साथ साथ इसके बगल के जो कण है, इसके साथ श्यान बल के कारण वो भी हल्का फुल्का क्या हो जाएंगे? गतिशील, जो इसके गति का क्या करेंगे? विरोध, जिसकी वजह से इसका जो वेग है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, इसका वेग कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ग्रेविटी है इसको कहां खींचेगी? नीचे, कुछ ऐसा होगा। और एक बात ये समझ में आई कि यहां पर एक बल ऑटोमेटिक आएगा, जिसका नाम कौन सा बल है? श्यान बल। समझ नहीं आया? तो श्यान बल यहां आया, यहां उद्देश्य मेरा यह समझना था कि श्यान बल यहां आएगा या नहीं आएगा। तो किसी अगर स्थिर जल में अगर मैं ऊपर से कोई बॉल गिरा दूं तो नीचे गिरेगी, तो उस पर श्यान बल कार्य करेगा, और वह बल ऐसा होगा जो इसके गति का क्या करेगा? विरोध। तो बताओ, अगर गेंद जा रही है नीचे, तो लगने वाला श्यान बल है वो कहां लगेगा? ऊपर। समझ आया ना? बस इतना याद रखना है। और कितना बल होता है वो अभी हम निकालेंगे। अब नीचे लिखिएगा हेडिंग, बोले लिखेगा स्टोक्स का नियम, स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम लिखिएगा। स्टोक्स ने स्थापित किया स्टोक्स ने स्थापित किया स्टोक्स ने स्थापित किया कि यदि आर्त त्रिज्या का सूक्ष्म गोला, यदि आर्त त्रिज्या का सूक्ष्म गोला विवेग से किसी ऐसे अनंत विस्तार वाले समांग तरल में गतिमान हो, जिसकी श्यानता गुणांक ईटा हो, तो गोले पर कार्यरत श्यान बल डैश कर दो, डैश याद ये, चलो, गोले पर कार्यरत श्यान बल डैश कर दो। गोले पर कार्यरत श्यान बल या बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स ने बताया यह बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टोक्स ने फार्मूला बताया था, यह बराबर 6 पाई ईटा आर वी। अगर कोई भी पिंड कहां पर गिर रहा है? किसी द्रव में जिसका विस्तार कहां तक है? अनंत तक, बहुत नीचे तक है,
तो पिंड जो नीचे तक जाएगा तो ऊपर की ओर कार्य करने वाला जो श्यान बल है उसका मान आएगा 6 पाई ईटा RV। आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा ये स्टोक्स ने निकाला कहां से? स्टोक्स ने ही तो असली काम किया था। स्टोक्स ने ये पता किया क्या कि अगर किसी पिंड को किसी अनंत विस्तार वाले द्रव में, अब आप लोग के दिमाग में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा होगा, अनंत विस्तार वाला द्रव इसका मतलब क्या है? यानी एक द्रव ऐसा जो काफी गहरा है, बेसिक बात ये जान लो बस। यानी जहां तक हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ऊपर से किसी पात्र में जिसमें पानी भरा है पिंड को मैंने गिराया, और जब तक मैं ऑब्जर्वेशन करता, पिंड को समझता, तब तक पिंड कहां चला गया? तली पे नीचे बैठ गया। तो क्या हमारा एक्सपेरिमेंट हो पाएगा? या हम जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसके व्यवहार को समझना चाहते हैं, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने एक ऐसा द्रव स्तंभ लिया, इतना गहरा पानी लिया जो पर्याप्त गहरा हो, जहां तक हम चाहे वहां तक ऑब्जर्वेशन कर सके। इसलिए हमने कहा चलो मान लेते हैं अनंत विस्तार वाला द्रव। ऐसा कोई द्रव संभव नहीं है कि जिसमें अनंत तक विस्तार हुआ हो, यह संभव नहीं है। समझ रहा है ना? अभी हाल में ही वैज्ञानिकों ने खोजा था एक गैलेक्सी खोजा है। उस गैलेक्सी का अधिकांश भाग जो है वो C2H5OH का बना है। अबे एल्कोहल का बना है, शराब का। समझ गया? ठीक है, क्या समझा? मामला सेट है उधर। ठीक है ना? वहां जाने के बाद फिर समझ रहे हैं ना, फिर किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब मामला सही रहेगा। फिर आराम से आप, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस दुकान चलना चालू हो जाएगी। भर भर के लाइए, और पूरी गैलेक्सी है, ठीक है ना, जिसमें इसकी मात्रा ज्यादा है। चलिए आइए समझते हैं इधर। आप लोग पागल नंबर 1 है। चलिए, बहुत लोग में सब ज्यादा खुश आप है मैडम। कोई बात नहीं, पीती है आप। कोई बात नहीं। चलिए, आधुनिक जमाने की महिलाएं दारू पीती है, तो आप पी सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं पीती हैं? सिरप तो पीती होंगी आप, झूठ मत बोलिए। खांसी वाली सिरप तो उसमें होती है 60%, 70%, 50%। खैर, एक जानकारी आपको मैंने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। कुछ मूर्खों को यह लगता है कि C2H5OH पीने से दवाई का काम करेगी और खांसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि खांसी में C2H5OH होता है, या ये दवाई का काम करेगी। किस दुनिया से आए हैं आप? मैंने आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं कि C2H5OH यानी एल्कोहल एक विलायक है, और पानी भी एक क्या है? विलायक है। समझे? लेकिन C2H5OH जो है वो एक कार्बनिक विलायक है। ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घोलने की क्षमता रखता है। कुछ चीजें, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलेंगी, लेकिन C2H5OH में घुल जाएंगी। इसलिए सिरप को बनाने में जो दवाएं डाली गई हैं, जो कंपोनेंट्स डाले गए हैं, अगर पानी में डालेंगे तो दिक्कत है, नहीं घुलेगा। लेकिन अल्कोहल में घुल जाएगा। घुल तो अन्य चीजों में घुल जाएगा, जैसे स्पिरिट में घुल सकता है, या इसके अलावा आप उसको, बहुत सारे कार्बनिक ऑयल होंगे उनमें घुल जाएगा, और वो पिएंगे तो आप निकल लेंगे। इसलिए हम C2H5 एक ऐसा C2H5OH ऐसा द्रव है जिसे हम पी भी सकते हैं। इसीलिए उसमें वो दवा घोल देते हैं और उसके बाद पीजिए, तो काम दवाई करती है, C2H5OH नहीं, मूर्खों। ठीक है ना? तो उसको लगता है कि C2H5OH पीने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए ये अपने दिमाग से विडंबना वाला काम निकाल देना कि ये दवा के तरीके इनटेक कर सकते हैं, पी सकते हैं। ये वो समझाता है जो तुमको शराबी बनाना चाहता है। ठीक है ना? कि दवाई अगर 2 ढक्कन ले लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बारात में, फिर एक दिन बारात में पिएंगे, फिर दूसरे दिन तक होली को पिएंगे, फिर 4 दिन तक बर्थडे पार्टी में पिएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे अरे आओ हफ्ता में एक बार चल जाएगा, और फिर रोज शाम को पिए टुन्न रहेंगे, घर वालों को मारेंगे, घर वाले तुमको मारेंगे। समझ लो खत्म कहानी, है ना? फिर आप नंबर 1 के बेवड़े बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों के झांसे में आने का नहीं है। समझ गए? कि दवाई है, दवाई नुकसान नहीं करती। अब आइए, चीजें कुछ नुकसान करने के लिए ही बनी है। ये गोलू कहां चला आ रहा है? किसने चेक किया था? स्टोक्स ने। उन्होंने समझा कि जो नीचे आता है उस पर जो श्यान बल लगता है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। श्यान बल का मान निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले श्यान बल का मान निर्भर करता है, जैसे मैं कह दूं कि श्यान बल इज द फंक्शन ऑफ मतलब निर्भर करता है ईटा पर, रेडियस पर,
वेलोसिटी पर। अगर रेडियस का मान बदलता है, ठीक है ना, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो श्यान बल का मान श्यानता गुणांक पर, उस पिंड की त्रिज्या पर और उसके वेग पर निर्भर करता है। ठीक, तो जब निर्भर करता है तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, और यहां पर लिखेंगे पावर ए पावर बी पावर सी। हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, नियतांक। यहां लिखूंगा मैं ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी। कुछ ये जाना सा पहचाना सा लगा? ये बल है, बताइए बल की बीमा MLT -2 पढ़ा है ना? सेम इसी विधि से निकाला था स्टोक्स ने। बराबर के तो नियतांक है, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती। ईटा श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की कोई बीमा बता दे जाने, ML -1 T -1। पावर यहाँ क्या है ए, त्रिज्या की बीमा क्या है L, पावर क्या है B, वेग की बीमा LT -1, पावर क्या है C। ठीक है? अगर इसका फार्मूला, अगर बल श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है तो हमने लिख दिया है प्रोपोर्शनल टू ईटा, त्रिज्या पर निर्भर करता है तो क्या लिख दिया R, वेग पर करता है तो क्या लिख दिया V, गधाई पर निर्भर करता है तो गधा लिख देता। तो जिस पे निर्भर करेगा वो सब का सब हम यहां लिखते जाएंगे, लेकिन किस घात पर निर्भर करेगा, किस प्रकार निर्भर करेगा हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने पावर A B C D E F जो आएगा लगाते जाएंगे ना। मैंने इस पे बहुत डिस्कशन किया है, मैंने बताया है कि ऐसे क्या क्यों ऐसे करते हैं, और यहां तक ये बताया कि किन सूत्रों में ये नहीं कर सकते। ठीक है ना? खूब कहानी सुनाया था हमने किसकी, फोरियर की। कुछ तो हमें ऐसा देख रहे हैं कि हमें पहली बार देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। अरे हम वही कहो, वही समझ गए क्या, समझी वही। चलो आओ देखो इधर। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यम के घात की तुलना। अब ऐसे लिखा नई भाषा है। यम के घात की तुलना करने पर यहां यम की पावर क्या लिखा है 1। भैया हमारे पास अब समय नहीं है, आएगा आंसर। ए बराबर कितना आया 1। कोई पूछा कैसे पहले का, ओकरे बाद बहुत महाराज, वेरी गुड, यही सब तुम लोग को आता ही है। यल के घात की क्या करेंगे, तुलना। तो बताओ यल, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ यल की पावर -1, यहाँ पे b, और ये सब दिखा, यहाँ पावर b है ना, यहाँ पावर क्या है c, तो -1 + b + क्या मिला c। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। तीसरा वाला यहाँ पावर क्या लिखा है -2, यहाँ पावर क्या लिखा है -a, और यहाँ कहीं है -c। ठीक है बच्चा? अच्छा सर, सबसे पहला काम आप क्या करिए, ए का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 से। यहीं से देखिए समीकरण नंबर 3 से, तो -2 बराबर ए का मान 1 मिला है और -c इधर आया घट गया, तो -1 बराबर -c, यानी c बराबर क्या मिला 1। c का मान 1, a का मान 1, समीकरण नंबर 2 से। ये सेम सवाल मैं वहां कराया हूं। तो समीकरण नंबर 2 से अगर देखोगे तो -1 बराबर -a + b + c, और भैया -a बराबर a, तो a का मान क्या लिखा है 1, और +b का मान निकालना है, और +c का मान 1, +1 -1 कट गया, b बराबर -1 आ गया। ये कहां से संभव है भाई साहब, यहां +1 लिखा है, ये देखो, तो b का मान हमें कितना मिला 1। बात समझ आ रहा है ना? तो हमें a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1 ये मिला। यहां समीकरण नंबर 1 रखा और a रख दिया, तो हमने कहा समीकरण नंबर a से तो हमें मिला f बराबर k ईटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। सारा मान रखो धड़ाधड़, k ईटा r v। समझ आ रहा बच्चा? और मैंने देखा कि k बराबर होता है 6 पाई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था। तो f बराबर मुझे मिला 6 पाई ईटा r v। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्टोक्स ने कैसे इसका मान निकाला, समझ में आ गया? या बराबर 6 पाई ईटा आर वी लिखिए फटाक से। ये मान लीजिए आपने बीमा रिवाइज कर लिया, यही स्टोक्स का नियम है। तो अगर किसी पिंड को किसी अनंत विस्तार वाले द्रव में गिरा दे तो उस पर कार्य करने वाला श्यान बल जिस तरफ पिंड गिरेगा उसके उल्टा ऊपर की ओर लगेगा, जिसका मान कितना होगा बताइएगा, 6 पाई ईटा आर वी। याद रहेगा? या बराबर 6 पाई ईटा आर वी। बनाइए फटाक से जी।
जहां लगे कुछ गड़बड़ है मामला बताइएगा। क्या हुआ, आपको दिख नहीं रहा है क्या बोर्ड पे? भय भय कर रही है ना। तुम्हें दिख रहा है? सबने लिख लिया? कोई छोटे, कोई तकलीफ नहीं है? आज काफी लोग नहीं आए हैं, क्या बात है? उड़ी? हाँ, अरे उड़ते हो, नहा धो लिया करो, ब्रश व्रश कर लिया करो। सारे ददोली वाले ही बैठे हैं क्या? बाकी सारे खत्म हैं? क्या बात है। मिटाता हूं मैं। आधे ना झूठे कर रहे हैं, ठंडी लग रही है इनको। चलिए आगे चलते हैं। मिटा दे? जहां लगे ज्यादा आ रहा है बता दीजिएगा, ठीक है? फिर ऐसा समझाया जाएगा कि आना बंद हो जाएगा। किसी कोई तकलीफ नहीं है? होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे नहीं है तकलीफ? अब क्या करें, स्टोक्स का नियम तो आपने समझ लिया। लिखिएगा, एक सवाल लिख लीजिएगा। अच्छा चुईया सवाल है, लिख लीजिए। चुईया बच्चे भी हैं आप लोग, तो चुईया चुईया खेल लीजिए। बोले, लिखिएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समांतर प्लेट, एक समांतर प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच, एक समांतर प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की 1 मिमी मोटी तह है। ग्लिसरीन की 1 मिमी मोटी तह है। यदि ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक, यदि ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक 1 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर, क्या क्या बोल रहा हूं, 1 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड हो तो प्लेट का, हो तो प्लेट को, का नहीं, प्लेट को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से, तो प्लेट को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए, तो प्लेट को 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए? चलाने के लिए कितना बल चाहिए? चलाने के लिए कितना बल चाहिए? तो सवाल में क्या क्या कहा है पहले आइए समझते हैं। कह रहा 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट, तो क्षेत्रफल का मान सवाल में बोला है 100 वर्ग सेंटीमीटर।
तो ए बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, एक बड़ी प्लेट को एक ग्लिसरीन की 1 मिमी मोटी तह है, तो जो 1 मिमी मोटी तह है ग्लिसरीन की, एक प्लेट है और यहीं पर 1 मिमी मोटी तह है ग्लिसरीन की। ये जो मोटाई है ग्लिसरीन की वो कितना दिया है? 1 मिमी। ये वाकई में डीजेड का मान दिया है। ठीक, और ग्लिसरीन की जो श्यानता गुणांक है ईटा का मान वो कितना दिया है? 1। ये दिया है ना, तो 1 दिया हुआ है किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, और लिखना है मात्रक। और इसी के साथ साथ सवाल में कह रहा है इसको चलाते हैं हम v बराबर कितने वेग से? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कितना बल लगेगा? या बराबर ईटा ए डीवी अपान डीजेड, अभी कराया था ना, तो यह बराबर मैंने लिख दिया ईटा ए डीवी अपान डीजेड। चलिए आप बताइएगा, यफ का मान ईटा का मान 1 दिया है, एरिया 100 सेमी स्क्वायर है तो 10 की घाते -4 बन जाएगा मीटर स्क्वायर। वेग का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटी है 10 की घाते -2 कर देंगे, क्या बन जाएगा? मीटर, तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और बटे 1 मिमी बोला है, 1 मिमी है तो 10 की घाते -3, इतना क्या बन जाएगा? मीटर। इसी को सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, 1 2 0 ये और ये 2 0 माइनस में, ये हट गया, और ये -3 है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +3 और ये 1 0 4 और +4 और ये -4 हट गया। सीधे एफ का मान कितना आया? 1 न्यूटन। यानी मुझे 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा तो जाके ये चलेगा कितना? 10, कितना स्पीड बोला था? 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से चलाने के लिए मुझे उस प्लेट पर 1 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। सवाल